तो बच्चों नमस्कार। तो आज हम आपके लिए 30 ऐसे एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं जो हिंदी व्याकरण में जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी ओ, क्योंकि ये जो अ प्लस हर्षऊ से बनता है तब जाके हमारा ओ बनता है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर क्या कहलाता है कि जो ऐसे स्वर जो भिन्न-भिन्न स्वरों से बनता है, भिन्न वर्णों से बनता है। जैसे यहाँ पर अ है, यहाँ पर क्या है? हर्षऊ है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब 2 नंबर सवाल है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 तरह के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। 3 नंबर सवाल है हमारा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। अब देखिए 4 नंबर सवाल है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अब आगे देखते हैं कि 5 नंबर सवाल है कि हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। 6 नंबर सवाल है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी स्वर। 7 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? अब बताइए इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो हमारा दीर्घ स्वर ए है, ए है, दीर्घई है, लेकिन हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ये हमारा राइट आंसर ये हो जाए। ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनमें से ये क हमारा स्पर्श व्यंजन है, ज भी हमारा स्पर्श व्यंजन है, और क्या स हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। लेकिन हमारा जो व है ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए इसको आगे और बढ़ते हैं। तो 9 नंबर सवाल है कि हिंदी में भाषा कुल कितनी लिपियां है? हिंदी की भाषा में कुल कितने लिपियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 48। हमारे हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 48। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। उष्म व्यंजन क्या होता है? तलाबी से हो गया, जो गर्म हवा निकलता है। गर्म हवा निकलता है, तलाबिस हो गया, मुर्दानिस हो गया, डांटिस हो गया और हा हो गया। ये सब क्या है? व्यंजन उष्म व्यंजन है। 10 नंबर सवाल हमारा आता है कि य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन। य र ल व ये 4 तरह के होते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? इसमें से कौन सा उष्म व्यंजन होगा? ह। इसमें से कौन सा उष्म व्यंजन होगा? ह। ज हमारा स्पर्श व्यंजन है, म भी हमारा स्पर्श व्यंजन है, र हमारा अंतःस्थ व्यंजन है, लेकिन ह हमारा क्या है? उष्म व्यंजन है। अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि जब एक ही ध्वनि का दावित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है? इसलिए क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा युग्मक ध्वनियाँ। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनियाँ। 14 नंबर सवाल हमारा क्या है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण मतलब क्या होता है? अनुस्वार हमारा 2 तरह का होता है, एक अन होता है और एक क्या होता है? तो यही हमारा 2 क्या है? अनुस्वार है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी पंचम वर्ण का करता है। 15 नंबर सवाल, ए वर्ण क्या कहलाता है? ए वर्ण क्या कहलाता है? मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंठ तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। जो हमारा कंठ तालव्य। ठीक। अब 16 नंबर सवाल है, वह छोटी से छोटी ध्वनियां जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या बोलते हैं? हम बताए थे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कि वर्ण क्या होता है जिसका टुकड़ा ना किया जा सके। वह इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। तो ऊपर क्या हो गया? मूर्धन्य।
क्या हो गया? मूर्धन्य। सॉरी, एक मिनट। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, तो ये का यहाँ पर दिया है दंत, तो क्या हो जाएगा? दंत। ठीक। अब 18 नंबर सवाल है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को व्यवहार में लाना प्रयोग होता है। ठीक। अब 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई। ठीक। अब 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि जो संज्ञा, स्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तदित। तदित क्या होता है? हिंदी जो शब्द संस्कृत में प्रयोग से तदित। ठीक। अब देखिए 21 नंबर सवाल है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका दोनों पद क्या होता है? उत्तर पद, दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक। इसमें तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बीच में कारक चिन्ह, जैसे में हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर क्या है? का हमारा कारक छुपा है, तो वो हमारा तत्पुरुष समास हुआ। ठीक। 22 नंबर सवाल है, 22 नंबर सवाल है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम मतलब क्या बोला कि जो नाम संज्ञा शब्द, संज्ञा के मेल से क्या बनेगा? सर्वनाम, उसे क्या बोलेंगे हम? संयुक्त सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया करते हैं? तो कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्ता को छोड़कर कर्म पड़ता है। जैसे में एग्जाम्पल में राम पत्र लिखता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पे। पूछेगा कि राम क्या कर रहा है? तो पत्र लिख रहा है, बस। इसी प्रकार हमारा 24 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इनमें से कौन सा संबंधवाची है? दैव्य। दैव्य मतलब देवता से संबंध दर्शाता है, दैव्य। ठीक। अब 25 नंबर सवाल है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? सवाल फिर से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काल। काल किसे कहते हैं? जो जिसके बारे में समय का ज्ञान हो, समय के बारे में बताए, उसे काल कहते हैं। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनव्य। अनव्य किसे कहते हैं? जो शब्दों में परस्पर सामंजस्य मतलब सामंज, एक दूसरे के सामंज प्रयोग करना, हमारा अनव्य कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनव्य। ठीक। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर नहीं है, उस हम क्या बोलेंगे? हम ऊष्म। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। 3। ठीक। अब 19 नंबर सवाल देखते हैं कि समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समानाधिकरण किसका भेद है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। मतलब समानाधिकरण इसी में आता है। ठीक। अब 30 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द के कौन सा है इसमें? विधुर। कौन सा? विधुर। जिसमें हर्षई चाहे चाहे हर्षौ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। तो इस ट्रिक एक प्रकार का है हमारा, हर्षई और हर्ष। ठीक। जैसे यहाँ पर दीमक है, तो दीमक में शुरू में क्या है हमारा? दीर्घई है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। रात, रात में क्या है हमारा? आ है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। वर्षा में लास्ट में क्या है? आ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन पुल्लिंग को पहचानने का नियम क्या होता है? लास्ट में हर्षई चाहे चाहे हर्षौ हो। ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, तो अगले वीडियो में और एमसीक्यू के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।